प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विषय, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध की घटनाएं और उसके परिणाम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, लेकिन दोनों पक्षों की सेनाएं नवंबर 1760 ईस्वी में पानीपत के मैदान में पहुंच गई थी। अब्दाली की सेना में लगभग 40,000 घुड़सवार और 35,000 पैदल सैनिक थे। मराठों की सेना में लगभग 45,000 सैनिक थे और स्त्रियों और नौकरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मराठा सेना का खेमा एक चलता फिरता गांव जैसा ही था और एक 4 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ था। दोनों पक्षों की सेनाएं 2 महीने तक युद्ध क्षेत्र में आमने सामने खड़ी रही और छुटपुट मुठभेड़ चलती रही। इसी बीच भाऊ का दाहिना हाथ यशवंत राव युद्ध में मारा गया, जिससे भाऊ का उत्साह कमज़ोर होने लगा। अब्दाली ने भाऊ की सेना का रसद मार्ग भी काट दिया, जिससे मराठा सैनिक भूख से परेशान होने लगे। अंततः विवश होकर भाऊ ने अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को प्रातः 9 बजे भीषण युद्ध शुरू हो गया। भाऊ की तुलना में अब्दाली की सेना अधिक थी। भाऊ ने अपनी परंपरागत छापामार युद्ध प्रणाली भी छोड़ दी थी और यूरोपियन युद्ध प्रणाली उसने अपनाई, जिसके बारे में उसको विस्तृत जानकारी नहीं थी। उसने रणभूमि में अपने शक्तिशाली तोपखाने का प्रयोग किया, जिसका संचालन इब्राहिम गारदी कर रहा था। इस युद्ध में 3 दौर हुए। प्रथम दौर में, जो कि प्रातः 9 बजे शुरू हुआ, इसमें मराठों का पलड़ा भारी रहा। इब्राहिम गारदी के तोपखाने ने अब्दाली की सेना को बहुत हानि पहुंचाई। सदाशिवराव भाऊ और सिंधिया ने अनेक भीषण प्रहार किए। मराठों ने घमासान युद्ध करके अफगान सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध का दूसरा दौर 12 बजे से 2:30 बजे तक चला। इस दौर में मराठों का प्रबल प्रहार कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि 5 घंटे के भीषण युद्ध के बाद मराठा सैनिक थक गए थे। इसी समय अब्दाली ने अपनी सुरक्षित सेना को भी युद्ध में झोंक दिया। संयोगवश पेशवा का पुत्र विश्वासराव शत्रु की गोली से मारा गया, जिससे सदाशिवराव भाऊ अपना संयम खो बैठा। वह होश हवास खोकर शत्रुओं पर टूट पड़ा। शीघ्र ही ईरानियों ने उसे चारों तरफ से घेर कर मार डाला। युद्ध का अंतिम दौर, जो 2:30 बजे से लगभग 3:30 बजे तक चला, मराठों के लिए बहुत घातक साबित हुआ। भाऊ के मरते ही मराठा सेना में भगदड़ मच गई और मराठा सैनिक इधर उधर भागने लगे। मराठा सेनानायक मल्हार राव होलकर, जिसने शुरू से आखिर तक युद्ध में विशेष भाग नहीं लिया था और स्थिति को प्रतिकूल भांपकर अपनी सेना सहित युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। मराठों के अनेक प्रसिद्ध सेनानायक, जिसमें जसवंत राव पंवार तथा तुकोजी सिंधिया, घायल अवस्था में बंदी बनाए गए और बाद में कत्ल कर दिए गए। अब्दाली की सेना ने भागती मराठा सेना का पीछा किया और बहुत से मराठा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 मराठा सैनिक मारे गए, ऐसा अनुमान है, और हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया। प्रोफेसर सरदेसाई के अनुसार महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिसका कोई न कोई व्यक्ति इस युद्ध में न मारा गया हो। अब्दाली ने मराठों के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त की। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस युद्ध ने मराठों की कमर ही तोड़ दी तथा उनकी एक पीढ़ी ही इस युद्ध में समाप्त हो गई। विद्यार्थियों, पेशवा को इस युद्ध का चूँकि आंशिक समाचार मिल चुका था और इसलिए वे उत्तर की ओर सेना लेकर चल पड़ा था। रास्ते में ही उसे इस युद्ध के परिणाम की सूचना एक व्यापारी के पत्र से मिली, जिसमें लिखा था, 2 अमूल्य मोती टूट गए हैं, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई हैं तथा नष्ट हुए चांदी और तांबे के सिक्कों की तो गणना ही नहीं की जा सकती है। यानी व्यापारी ने अपनी व्यापारिक भाषा में ये पत्र लिखा था, जिसमें था कि 2 प्रमुख जो सेनानायक हैं, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, वो इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे सेनानायक, जिनको स्वर्ण मुद्राओं की संज्ञा दी गई, वो खो गई हैं, यानी वो भी काल कलवित हो चुकी हैं। तथा जो छोटे सरदार हैं और जो सैनिक हैं, यानी चांदी और तांबे के सिक्कों की तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती है। और इस पत्र के माध्यम से बाजीराव पेशवा को भी इसकी भनक पूरी तरह मिल गई कि युद्ध का क्या परिणाम रहा है। तो अब हम बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम क्या रहे। तो पानीपत के तृतीय युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। इस युद्ध ने भारत में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया। मराठों के लिए इसके परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुए।
इस युद्ध ने मराठों की शक्ति और गौरव को नष्ट कर दिया तथा इसके बाद मराठे अपनी खोई हुई शक्ति तथा प्रतिष्ठा पुनः पाने में सफल न हो सके। पानीपत के इस युद्ध के परिणामों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। सुप्रसिद्ध मराठा इतिहासकार सरदेसाई का मत है कि इस युद्ध में मराठों की जनहानि अवश्य हुई, परंतु मराठा शक्ति का विनाश नहीं हुआ और न मराठों के उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। लेकिन इसके विपरीत इतिहासकार जदुनाथ सरकार का मानना है कि ये मराठों की गंभीर पराजय थी और इस युद्ध में मराठों ने अपने योग्यतम और बहादुर सरदारों को खो दिया, जिसके कारण इसके पश्चात रघुनाथ राव जैसे कमज़ोर और षड्यंत्रकारी सरदारों को मराठा राजनीति में भाग लेने का अवसर मिल सका। संक्षेप में इस युद्ध के मुख्य परिणाम निम्न प्रकार हैं। इस युद्ध का सबसे प्रमुख परिणाम था भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में मराठों के प्रभाव की समाप्ति। पानीपत के युद्ध ने निश्चय ही भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में मराठा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। इसके मराठे अब निःशक्त समझे जाने लगे। इस युद्ध में मराठा जनसंख्या का अत्यधिक भाग नष्ट हो गया। प्रोफेसर जदुनाथ सरकार के अनुसार इस युद्ध के कारण संपूर्ण मराठा जाति पर विपत्ति टूट पड़ी। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें एक सदस्य की अथवा कुछ में घर के प्रधान की क्षति पर शोक न मनाया गया हो। अतः पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार जाने के पश्चात पंजाब, दोआब इत्यादि प्रदेश मराठों के आधिपत्य से पूरी तरह निकल गए और इस लड़ाई के बाद उत्तर भारत के प्रदेशों पर मराठों का आधिपत्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस युद्ध का दूसरा प्रमुख परिणाम था मराठा संघ का अंत। इस युद्ध ने मराठा संघ का अंत कर दिया। प्रमुख मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, पेशवा आदि स्वतंत्र शासक बन गए। इसके परिणाम स्वरूप मराठों की शक्ति विभाजित हो गई। आपसी वैमनस्य के कारण मराठों ने स्वयं ही अपनी शक्ति का विनाश कर लिया। इसके बाद जो अगला कारण है वो है मराठा सैन्य बल की अजेयता का खंडन। अभी तक मराठा सेना जो है अजय समझी जाती थी और ये माना जाता था कि उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है और इसीलिए अन्य राजपूत सरदार और मुगल सरदार और सम्राट मराठों की सहायता धन देकर प्राप्त करते रहे थे। लेकिन चूँकि अब पानीपत के युद्ध में मराठा सेना पराजित हुई काफ़ी भयंकर रूप से, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाने लगा कि मराठा सेना अजय नहीं है। इस युद्ध से पूर्व जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मुगल सम्राट है, प्रांतीय सूबेदार हैं या राजपूत है, जाट हैं, बुंदेले हैं, ये सभी मराठों के सैन्य बल को अजय मानते थे और उनसे सहायता की याचना करते थे, प्रार्थना करते थे। परंतु पानीपत की पराजय ने मराठों की सैनिक अजयता का खंडन हो गया और साथ ही मराठों की सेना की अजय शक्ति एवं धाक के प्रति इन जातियों के विश्वास एवं आस्था की भी समाप्ति हो गई। अगला परिणाम इस युद्ध का रहा पेशवा के प्रभुत्व का अंत होना। पानीपत की पराजय ने मराठों की एकता और पेशवा के प्रभुत्व का अंत कर दिया और मराठों की शक्ति कमज़ोर होने का लाभ विरोधी शक्तियों ने उठाया। राजपूत, निजाम तथा हैदर अली ने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। अगला परिणाम है मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही पतनोन्मुख स्थिति में था, लेकिन पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय ने मुगल साम्राज्य के पतन को सुनिश्चित कर दिया और उसके ऊपर काफ़ी घातक प्रभाव पड़े। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की जड़ों पर कुठाराघात किया और मुगल सम्राटों की दुर्बलता की पोल खोल दी। मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाकर प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अब दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र तक ही मुगल साम्राज्य रह गया और उसका अस्तित्व लगभग समाप्त प्राय हो गया और दिल्ली में केंद्रीय सत्ता की ऐसी दुर्दशा हो गई कि मुगल बादशाह शाह आलम कभी मराठों की शरण में तथा कभी अंग्रेज़ों की शरण में इधर उधर घूमने लगा। शाह आलम के शाही वंश के सदस्यों को अपने जीवन निर्वाह हेतु आगे चलकर पूरी तरह महादजी सिंधिया पर ही अवलंबित या आधारित रहना पड़ा, जिससे सम्राट के गौरव, गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान का पूरी तरह अंत हो गया। इसके बाद हम परिणाम की बात करेंगे कि अब्दाली
जो कि इस युद्ध में विजयी रहा था, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब्दाली भी इस युद्ध की विजय का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाया और उसकी शक्ति का भी ह्रास हुआ। और अहमद शाह अब्दाली इस विजय का लाभ उठाए बिना ही स्वदेश लौट गया, क्योंकि उस समय उसके खिलाफ अफगानिस्तान एवं अन्य प्रदेशों में विद्रोह हो रहे थे, जिससे उसकी आर्थिक एवं सैनिक शक्ति डावाडोल हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उसके हाथ से सरहिंद, पंजाब एवं सिंध पर स्थायी रूप से अधिकार करने का सुअवसर उसके हाथ से निकल गया। परिस्थितियाँ जल्द ही उसके प्रतिकूल हो गई तथा घटनाएं इतनी तीव्र गति से हुई कि अब्दाली का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत की विजय उसके लिए विशेष उपयोगी साबित नहीं हुई। इसके बाद हम बात करेंगे अगले परिणाम की, और ये परिणाम था सिखों, निज़ाम तथा हैदर अली का उत्कर्ष। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होने से एक अप्रत्यक्ष परिणाम ये निकला कि जो प्रांतीय शक्तियाँ थीं वो ज़्यादा शक्तिशाली होने लगी और उन्होंने जो है अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिए। और इसी क्रम में मराठा, अब्दाली तथा मुग़ल, जो कि पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित करने वाली प्रमुख शक्तियाँ थीं, आपसी संघर्ष में समाप्त हो गई। अतः इस खाली जगह की पूर्ति सिखों ने की। पंजाब में सिखों ने एक होकर मुग़ल सत्ता एवं अब्दाली की प्रभुता के खिलाफ तीव्र विद्रोह करके अपनी संप्रभुता स्थापित कर ली। इसी प्रकार दक्षिण में मराठों की शक्ति कमज़ोर हुई तो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में निज़ामुल मुल्क तथा हैदर अली उभर कर सामने आए। इसके बाद एक प्रमुख परिणाम जो उभर कर इस युद्ध की वजह से आया वो था ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष। 18वीं सदी के मध्य में दो शक्तियां मराठे और अफगान भारत में सर्वोच्च सत्ता को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पानीपत में जहां मराठा शक्ति को ज़बरदस्त धक्का लगा, वहीं लड़खड़ाते मुग़ल साम्राज्य का भी अंत हो गया। दोनों शक्तियों के पतन ने अंग्रेज़ों के लिए मैदान साफ कर दिया। भारत की प्रमुख शक्ति यानी मराठों के पराभव ने अंग्रेज़ों का रास्ता अधिक सरल बना दिया, जिस पर चलकर वे भारत में शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण कर पाए। इस युद्ध में मराठों एवं मुसलमानों ने एक दूसरे को कमज़ोर करके ब्रिटिश सत्ता का सामना करने हेतु स्वयं को असमर्थ साबित कर दिया। निसंदेह पानीपत का तृतीय युद्ध भी अपनी पिछली दो लड़ाइयों की भांति भारत के इतिहास में निर्णायक रही। जैसा कि सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने 1526 ईस्वी में अफ़गान शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और उसमें विजय होने के बाद वह दिल्ली का शासक बना और भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कहलाया। उसी के बाद आगे चलकर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया और मुग़ल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। तो इस प्रकार पानीपत के दोनों युद्ध पहले वाले वो निर्णायक साबित हुए थे और सत्ता परिवर्तन में सहायक साबित हुए थे। उसी प्रकार पानीपत का तृतीय युद्ध भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इस लड़ाई ने भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्ष का अंत करके ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए असहनीय हो उठा। इस प्रकार पानीपत की लड़ाई से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय पानीपत की लड़ाई से ही समाप्त हो गया और इस तीसरी पानीपत की लड़ाई ने पुनः एक नए इतिहास को जन्म दिया। एल्फिंस्टन के अनुसार कोई भी पराजय इतनी पूर्ण नहीं हुई और कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं आई जिसने इतना भय प्रसारित किया हो। संपूर्ण मराठा जाति में दुख और निराशा छा गई। सेना के इस भयंकर विनाश को समस्त मराठा जाति अपने गौरव पर अत्यंत घातक प्रहार समझती रही। प्रोफेसर सरदेसाई कहते हैं कि यद्यपि पानीपत के युद्ध स्थल में मराठों को अपार जनशक्ति की हानि उठानी पड़ी, किंतु उसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप मराठा जाति के दो महान और शक्तिशाली नेताओं नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया का उदय हुआ। वहीं प्रोफेसर जदुनाथ सरकार ये मानते हैं कि ये युद्ध मराठों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम मराठों के लिए विशेष तौर पर काफ़ी घातक साबित हुए और एक तरीके से आगामी वर्षों के लिए उनकी शक्ति जो है कमज़ोर हो गई। और यद्यपि 10-11 साल बाद नाना फडणवीस और
महादजी सिंधिया दोनों शक्तिशाली होकर उभरे, लेकिन बाद में उन्हें अंग्रेज़ों के प्रकोप का सामना करना पड़ा। तो ये परिणाम हैं जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध के रहेंगे। अगली जो वीडियो हमारा होगा उसमें बात करेंगे कि मराठों का अहमद शाह अब्दाली के सामने जो असफलता हासिल हुई तो उसके क्या कारण थे। धन्यवाद।